हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे संधारित्र पढ़ लिया था हमने। तो मैं थोड़ा सा संधारित्र का रिवीजन करना चाहता हूँ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। किस तरीके से ऊर्जा उसके अंदर संचित होती है, कैसा उसमें विभवांतर होता है, कैसे उसकी धारिता होती है। अगर हम प्लेट जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके मध्य में पराविद्युत भरते हैं तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या होता है? तो अभी मैं क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए, अभी क्लासेज हमारी यहाँ पढ़ी रिकॉर्डेड। देखिए, पहले तो हमने पढ़ा था संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति होती है। संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती है और उन दोनों प्लेटों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश पाया जाता है। उसका नेट आवेश शून्य होता है। यही चीज संधारित्र कहलाती है। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सिद्धांत है बच्चों, बिना इसके क्षेत्रफल में, बिना संधारित्र के क्षेत्रफल में वृद्धि किए हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा देते हैं। किस प्रकार से बढ़ाते हैं, इसमें हमने इसको समझ लिया था। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। हम उसके विभव में विभव का मान कम करके उसकी धारिता बढ़ाते हैं। अच्छा, ये हो गया कैसे? उसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए थे। ये देखिए, तथ्य ये रहे। पहला तथ्य यह था कि संधारित्र की जो धारिता है वो सदैव धनात्मक होती है। याद रखें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना है। संधारित्र की धारिता सदैव धनात्मक होती है। संधारित्र का नेट आवेश शून्य होता है, क्योंकि उसकी जो दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों में से एक पर जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश दूसरी प्लेट पर होता है बच्चों। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है वो संधारित्र के बाहर शून्य होती है। कैसे होती है, अभी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य में विद्युत ऊर्जा जो होती है वो संचित रहती है, इकट्ठी रहती है। संधारित्र को एक सीमा तक ही आवेश दे सकते हैं, ज्यादा देने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाएगा, स्पार्किंग होने लगेगी। प्रत्येक चीज हमने देख लिए थे, परिवर्ती और नियत धारिता। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आज की क्लास। ये आपने टॉपिक देख लिया होगा। टॉपिक है आज का अपना समांतर प्लेट संधारित्र। आज का जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए चलते हैं, ध्यान से समझना चीजों को। समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा टॉपिक है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र। आज का जो टॉपिक है अपना समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि दो समांतर प्लेटें होती है, उन पर समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो मैं यहां बढ़ा देता हूं कि ये मेरे पास दो प्लेटें हैं। ये मेरे पास क्या है बच्चों? ये दो प्लेटें समांतर प्लेट, और इन समांतर प्लेटों पर इस तरीके से आवेश। अब देखिए, पहले तो मैं इस पर आवेश दे देता हूँ, फिर इसका हम नामकरण करते हैं और पेन से कर देता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीजें दिखाई। तो ये है हमारा धनावेश, ये है आपका ऋणावेश। अब देखिए बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि ये जो है वो है मेरी प्रथम प्लेट। कौन सी प्लेट? फर्स्ट प्लेट। ये है प्लेट फर्स्ट, और ये है आपकी प्लेट सेकेंड। ये आपकी प्लेट है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये जो प्लेट फर्स्ट है, इस प्लेट फर्स्ट पर, या फिर आप ये मानिए प्लेट जो सेकंड है, उस प्लेट सेकंड का क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं कि ए है। क्षेत्रफल कितना है? ए। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए ए। ए है आपका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। देखिए, प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक प्लेट से मेरा मतलब है कि अगर आप सिर्फ प्लेट ए की बात करें तो भी क्षेत्रफल ए है, और अगर आप प्लेट दो की बात करें तो भी क्षेत्रफल ए ही है। तो ए जो है वो है आपका यहाँ पर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, और इन दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है उसको मान लेते हैं हम डी है। डी जो है वो बच्चों दोनों प्लेटों की मध्य की दूरी है। डी क्या है? दोनों दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। तो ये है आपकी डी। ये डी है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए।
ये क्लियर है? अब हम समझने वाले हैं, देखिए ये जो प्लेट ए है आपकी और ये प्लेट बी है। ये जो प्लेट ए है बच्चों, इस प्लेट ए पर हम मान के चलते हैं कि जो आपका आवेश है, इस पर आवेश है आपका प्लस क्यू, और ये जो प्लेट बी है इस पर आवेश है आपका माइनस। इस पर आवेश कितना है? माइनस क्यू है। अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ये कि ये मेरा एक बिंदु है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है? ये वाला बिंदु है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यानी जो धनावेशित प्लेट है उसकी साइड में बाहर की ओर एक बिंदु ले लेता हूँ, तो वहां पर इन दोनों प्लेटों के कारण, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? देखो प्लेट फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर की ओर ऋणावेश की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर जबकि ऋणावेश की ओर होता है, ऋणावेश की ओर होता है। तो हम यहाँ ये कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर मैं फर्स्ट प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी इधर, तो ये हो गया आपका E1। हम मान लेते हैं पहली प्लेट के कारण जो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E1 है। तो ये जो दूसरी प्लेट है ऋणावेशित, उसकी ओर होगा यानी इधर होगा, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम E2 मान लेते हैं, वो इसकी दिशा में। अब देखिए इस बिंदु पर समान परिमाण के आवेशों के कारण एक दूसरे की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी है? शून्य है बच्चों, इस बिंदु पर। यानी कि इस प्लेट से इधर जितनी भी जगह है उस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कितनी है? शून्य है। ठीक वैसे ही यहां देखो, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी E1, दूसरी प्लेट की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब देखिए समान परिमाण के आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग और दूसरी एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? फिर निरस्त कर देंगे, और कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फिर से क्या आ जाएगा? शून्य। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फिर से क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों हम ये समझ चुके हैं कि ये जो समांतर प्लेटें हैं, इन समांतर प्लेटों के बाहर की ओर, चाहे आप ऋणावेशित प्लेट की बाहर बात करें या धनावेशित प्लेट के बाहर की ओर बात करें, दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? शून्य होगी। तो सर अब हम इस समांतर प्लेटों के बीच में बात कर लेते हैं। बिल्कुल आइए बात कर लेते हैं। बीच में हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक बिंदु है। इस बिंदु पर देखिए कोई भी बिंदु कहीं भी ले सकते हैं रैंडमली। इस प्लेट फर्स्ट के कारण जो धनावेशित प्लेट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी E1, बिल्कुल होगी। और ऋणावेशित प्लेट सेकंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर, धनावेश से दूर, ऋणावेश की ओर, तो ऋणावेश की ओर होगी, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी। अब देखिए आप इस बिंदु पर देख रहे होंगे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसे हैं? एक ही दिशा में। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में, तो अब इन्हें हम जोड़ देंगे। इस समांतर प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होगा, वो हम निकालने वाले हैं, धारिता निकालने वाले हैं। हम ये समझ चुके हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं शून्य है ही नहीं, केवल कहां पर है? अंदर की तरफ है, इस जगह पर है, ये अंदर की तरफ। ये कोई हमने रैंडम एक बिंदु ले रखा है, आप कहीं भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं प्लेट ए के कारण इस जगह पर। अब मैं थोड़ी सी चीजें अलग लिखना चाह रहा हूं, तो पेन चेंज कर देता हूं। प्लेट फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E1। प्लेट फर्स्ट के कारण क्या मान रखा है? E1। E1 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हम पहले से पढ़े हुए हैं। क्या होता है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बच्चों ये हमने पढ़ रखा है कि ये जो एक कोई प्लेट है इसके पृष्ठ पर जो आवेश है, ये पूरा जो आवेश होगा बच्चों, इस आवेश का मान कितना होता है? इसका होता है E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले से पढ़ लिया। और जब हम सिर्फ एक प्लेट की बात करेंगे, जब हम सिर्फ एक पृष्ठ की बात करेंगे तो ये आधा हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट का आधा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमने पहले पढ़ लिया है, क्या कर लिया।
तो ये हो गया E1, इसको मैं समीकरण 3 नाम देता हूं प्यारे बच्चों। फिर देखिए दूसरा, प्लेट सेकंड के कारण, कौन सी के कारण, दूसरी के कारण, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको मैं नाम दे देता हूं E2। क्या हो जाएगी, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन, क्या होगी, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी समीकरण 2। तो देखिए मैं इसको एक बिंदु नाम दे देता हूं, बिंदु O, समांतर प्लेटों के मध्य, बिंदु O पर, या आप मध्य में कहीं भी ले सकते हो। तो अब हम लिख दे रहे हैं समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप बिंदु O पर ले सकते हैं या कहीं भी ले सकते हैं, बीच में कहीं भी लेंगे तो ये मान आना है। तो वो हो जाएगी बच्चों E बराबर, दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में है, E बराबर E1 प्लस E। समीकरण 1 वे 2 से क्या करेंगे, मान रखेंगे, इसमें मान उपरोक्त समीकरण में रखने, उपरोक्त समीकरण में रखने, चलिए रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास E बराबर E1 का मान सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था सर, ये रहा, ये देखिए E1 का मान सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान भी तो सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट है, जोड़ दीजिए, प्लस सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट। सीधी सी बात है, आधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जोड़ेगा तो पूरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या आप एलसीएम लेके जोड़े तो वैसे जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सिग्मा है बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके बारे में भी हमने पहले जानकारी ले ली है, पृष्ठीय आवेश घनत्व यही होता है ना। और हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा का मान होता है आवेश कोण में क्षेत्रफल, सिग्मा का मान क्या होता है, आवेश कोण में क्षेत्रफल। तो अब मैं यहाँ मान पुट कर देता हूँ सिग्मा का, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, E बराबर सिग्मा की जगह रखूंगा आवेश अपोन में क्षेत्रफल, और अपोन में गुणा में कौन है, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास जो मान निकला है, ये किसका मान निकला है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कहां पर, दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य में। इस चीज को आप ध्यान में रखें, फिर हम आगे चलने वाले हैं। इसको मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं, समीकरण 3। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी चीजें हैं और बहुत इजीली समझ में आ जाती है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें है नहीं यहाँ पर। चलिए इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा। देखिए तीसरी समीकरण हमारे काम की है, ध्यान में। अब हम निकालने वाले दोनों प्लेटों के मध्य विभव। चलिए यहां से शुरू करता हूं, फिर मैं दोनों प्लेटों के मध्य विभव, दोनों प्लेटों के मध्य विभव। अब देखिए बच्चों, विभव प्रवणता की परिभाषा हमने ये पढ़ा था कि एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि जो आपका यहाँ पर अगर मैं ये लिखूं तो ये हो जाएगा आपका V बराबर ED, क्या हो जाएगा ED, क्योंकि ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिख देता हूँ जो चीज हमने पढ़ी थी उसके बारे में। ये हमने पढ़ा था E बराबर माइनस DV अपॉन में DR, यही पढ़ा था बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, माइनस DV अपॉन में DR। तो माइनस तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लंबाई के साथ साथ विभव पतन हो रहा है, जो विभव है उसका ह्रास हो रहा है, और dr है दूरी, जिसको हमने यहाँ पर d के रूप में पुट कर दिया। तो हम इसको E बराबर V अपॉन में R लिख सकते हैं, या E बराबर V अपॉन में D लिख सकते हैं, ये अल्प रूप है, V अपॉन में D रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा ED। यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, ED, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, V बराबर ED। तो उपरोक्त समीकरण में मैं यहाँ से E का मान रख देता हूँ। अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, उपरोक्त समीकरण में
समीकरण 3 से मान रखें, मान रखने पर देखिए क्या होगा, v बराबर e का मान कितना है बच्चों, q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट और गुणा में कौन है, d है। q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट और गुणा में कौन है, d। ये q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट ये यहां से लाए हैं, ये तो हमने अभी नहीं करा था। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण 4 और यहाँ पर हमारे पास किसका मान आया है, v का मान आया है बच्चों, किसका मान आया है, v का। अब देखिए यहां तक क्लियर होगी चीजें। अब देखिए अब हम धारिता निकालते हैं, क्या निकालने वाले हैं, धारिता। तो धारिता क्या होती है, देखिए हमने पढ़ा था धारिता C बराबर क्या होती है बच्चों, Q अपॉन में V होती है। C बराबर धारिता क्या होती है, Q अपॉन में V। तो यहां हम समीकरण 4 से उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में समीकरण 4 से मान रखने को, समीकरण 4 से हम मान रख देते हैं। देखिए क्या है, ये हो जाएगा आपका C, ये है आपका Q अपॉन में V और V का मान हमने ये निकाला है कौन से में, समीकरण 4। तो V का मान देखिए QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर चला जाएगा, जो जितना ज्यादा नीचा है वो ऊपर ही चला जाता है। तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट में D। ये आया है हमारे पास बच्चों धारिता का मान। किसका मान आया है, धारिता का मान। किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। क्या है, धारिता है। किसकी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हो गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब बच्चों थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या हम ये कर लेते हैं कि अगर प्लेटों के मध्य में पराविद्युत भरा हुआ हो तो क्या हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं इसको आगे ले लेता हूं इधर ही। तो यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ी सी जगह है वहां पर आ जाएगा, चेंज हो रहा है क्या अभी। चलिए बहुत इतना अपना तो काम हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, अगर यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत। अब देखिए परावैद्युत चीज हमने पढ़ी तो थी, थोड़ी थोड़ी सुनी सुनी लग रही है। परावैद्युत माध्यम में परा लग रही है ना, सुनी सुनी, सुनी सुनी लग रही है, सुनी सुनी लग रही है। देखिए सुनी सुनी लगना और सुना सुना लगना दोनों बहुत ज्यादा फर्क है। आप एग्जाम देने जाते हैं तब कई बार ये होता है कि यार कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, सुना सुना तो लग रहा है, दो तीन ऑप्शन, हालांकि चार ऑप्शन है उसमें से ये लग रहा है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, सुना सुना लग रहा है। एक पेपर देखते ही ऐसे लगता है जैसे सुना सुना लगे। तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं इन चीजों को, तो फिर तो जब सुना सुना ही लगेगा। और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मेहनत की है, उनको लगेगा सुनी सुनी। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सुना सुना लग रहा है। परावैद्युत पदार्थों के बारे में मैंने पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिन्हें अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जिन्हें हम कहाँ रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के कारण वो विद्युतीय प्रभाव दिखाने लगते हैं। या सीधा सीधा ऐसे बोले कि किसी परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो विद्युतीय प्रभाव दिखाने लगते हैं।
वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो जब हम इसको परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो क्या होने वाली स्थितियां, देखिए क्या होना है। अब जो आपकी सी है वो हो जाएगी Cm, किसके लिए, माध्यम के लिए। सी जो है वो क्या हो जाएगी, Cm माध्यम के लिए। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्षेत्रफल A का A ही रहना है। एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ आ जाएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाना है, एप्सिलॉन आ जाना है। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन क्या है बच्चों, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। तो आपकी बात, हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन रख दो। दोनों के बीच की दूरी को हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वहां परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं। तो ये हो जाएगा Cm, जो आपकी धारिता है माध्यम की, वो हो जाएगी A एप्सिलॉन अपॉन में D। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है प्यारे बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये जो एप्सिलॉन नॉट हम बार बार काम ले रहे हैं वो क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी। तो वो भी विद्युतशीलता, लेकिन किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए अब देखिए जो हमने माध्यम की, इसको देखो कभी कभी ऐसा लिखते हैं, कभी कभी एप्सिलॉन एम भी लिखते हैं, वो भी माध्यम की होता। तो ये जो है वो हम जानते हैं कि ये होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के, किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ और आपके पास ये आ जाएगी माध्यम की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। देखिए आपके यहाँ पर जो एनसीईआरटी है उसमें एप्सिलॉन आर की जगह कहीं बार के भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, के। ये जो के है, या फिर हम इसकी बात करें एप्सिलॉन आर की, एक ही चीज है। ये एप्सिलॉन आर कहो या फिर के कहो, ये एक ही चीज है, पराविद्युतांक है ये, इसको कहते हैं पराविद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता। तो इसको अगर आप इस के की फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। इस तरीके से दोनों ही चीजें सही है। और जहां पर एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, ये जो के है क्या, के या जिसको हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन आर, ये क्या है बच्चों, ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसको क्या कहते हैं, पराविद्युतांक भी कहते हैं। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, आपको पता होगा। इसको क्या कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें फटाफट स्क्रीनशॉट लिखिए, फिर थोड़ी सी चीजें हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उसके साथ हमारी क्लास क्लोज होगी। फैक्ट के अलावा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज उपांत प्रभाव, भूलना मत उसको, लास्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट क्या है। देखिए पहला फैक्ट तो ये है कि जो माध्यम की धारिता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। माध्यम की धारिता किस पर निर्भर करती है बच्चों, क्षेत्रफल पर। तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र में माध्यम की धारिता, पूरा लिखना चाहते हैं लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र में माध्यम की धारिता क्षेत्रफल पर या क्षेत्रफल के समानुपाती, कैसे अनुपाती होती है, समानुपाती होती है। अरे समझे कि नहीं, समानुपाती होती है। हम लिख सकते हैं Cm समानुपाती है, C स्मॉल m है, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं है, स्मॉल m है Cm। दूसरी बात क्या समझे यहाँ से, ये समझे कि सर मतलब माध्यम की धारिता है ना, वो दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगी। कैसी होगी, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे धारिता कम होती जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता कम होती जाएगी बच्चों। तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके अलावा माध्यम की धारिता पराविद्युतांक पर निर्भर करती है, समानुपाती होती है उसके, बिल्कुल होती है। कहाँ, किसके, पराविद्युतांक के। किस, कौन सा पराविद्युतांक, के, या जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन आर, उसके कैसी होती है, समानुपाती होती है। ये चीजें कहां से लिखी हमने, ये अभी तो लिखी थी देवताओं ऐसे, क्या ये चीज इसमें देखिए यहां से, तो समझ में आ रहा है कुछ। Cm बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, Cm बराबर ए
एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी। इससे देखिए सी एम समानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे ए बड़ा होगा धारिता बढ़ेगी, ए कम करोगे धारिता कम होगी, इसका मतलब ये समानुपाती हो गया। सीएम के भी समानुपाती, जैसे जैसे के का मान बढ़ेगा पराविद्युतांक बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, माध्यम की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पराविद्युतांक बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, धारिता घटेगी। जैसे जैसे प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ाओगे धारिता कम होती जाएगी, धारिता कम हो जाएगी। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। कहां से आई, कैसे आई, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारा बचा यहाँ पर उपांत प्रभाव, छोटी सी चीज है, समझे इसको। एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी पूछ सकते हैं, बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा रखा करो। अब देखिए क्या है उपांत प्रभाव, क्या होता है उपांत प्रभाव, ये क्या है सर उपांत प्रभाव। देखिए बच्चों कई बार स्थितियां ऐसे होती है कि जब हम संधारित्र, जो संधारित्र है, उस संधारित्र में जब हम उसको आवेशित करते हैं, संधारित्र क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। देखिए समझने ऐसे, ये है मेरा संधारित्र, यहाँ है प्लस आवेश, यहाँ भी है प्लस आवेश, यहाँ है माइनस आवेश और ये माइनस। अब आप सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाने वाली हैं, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर ही तो विद्युत क्षेत्र रहता है, बाहर तो कुछ रहता ही नहीं है, शून्य होता है, अभी तो याद किया था। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों ऐसे होती है, इस तरीके से होती है, नहीं होती है। अरे तो सर ये बताओ, होती तो ठीक है, पर ये उपांत प्रभाव क्या है, वहीं चल रहे हैं बेटे। अब जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, आवेश हम बहुत ज्यादा दे देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर आती नहीं है, तो निकलेगी थोड़ी बाहर। कहां निकलेगी, बाहर। बाहर निकलेगी तो ऐसे आएगी घूम के। जाना तो कहां है सर, धनावेश से ऋणावेश की ओर ही जाना है, ऋणावेश के पास जाना है। तो ये फिर क्या करेगी, बाहर निकल के फिर ऐसे घूम के फिर निकलेगी यहां ऐसे, ओ इस तरीके से ऐसे। और ये जो बाहर निकल रही है ना, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, इसे ही कहते हैं उपांत प्रभाव। क्या कहते हैं इसे, इसे ही उपांत प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, उपांत प्रभाव। ये जो प्लस माइनस से बाहर की ओर, इधर प्लस माइनस से बाहर की ओर, यही उपांत प्रभाव है। यही क्या है, उपांत प्रभाव है। तो लिख दें मैं इसको, चलिए लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संधारित्र की प्लेटों के बाहर की ओर मुड़कर चलना ही, मुड़कर चलना ही क्या है, उपांत प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, उपांत प्रभाव है गुरुजी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका उपांत प्रभाव, और इसके साथ ही होगी आज की हमारी अपनी क्लास। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।